का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में मैं संजीव एक और नई बेहतरीन क्लास लेके आया हूं साथियों। इस क्लास में आज का हमारा जो टॉपिक है साथियों वो कवि और कविताएं या रचनाएं हुआ साथियों। और हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा। तो जो कवि हैं उनका ज़िला पूछा जाता है कि कौन से कवि किस ज़िले से संबंधित है। जैसे पिछली बार कह सकते हैं कि यूपी पुलिस में महादेवी वर्मा का पूछ लिया गया था किस ज़िले से संबंधित है, तो फरक्काबाद से हो जाएगा। जैसे ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनके बारे में पूछा जाए, है ना, कौन कौन सी कविताएँ हैं, इन सब के बारे में पूछा जाता है ना। तो कह सकते हैं इसके पहले मैं आपको बताऊँ कि जो भी हमारे साथी कनिष्ठ सहायक या यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हों तो उनके लिए हमारी टीम के द्वारा बहुत ही मेहनत से बैच तैयार किया गया है साथियों। इसमें बहुत ही बेस्ट कंटेंट के तहत और हमारे सिलेक्टेड टीचर के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। इसमें संदीप सर, है ना, संजीव सर, संदीप सर और ये विवेक सर, ये चारों लोग हमारी टीम बहुत ही मेहनत से काम करते हैं साथियों। और वो कंटेंट ला कर देते हैं आपको जो कह सकते हैं कि जितना से ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलता है साथियों। तो जो भी साथी कर रहे हो तैयारी तो इसके लिए आप इस हमारे बैच को प्ले स्टोर पर जाके ऐप को डाउनलोड करें और इस बैच को परचेज़ कर सकते हैं। तथा कह सकते हैं यदि किसी हमारे साथी को यूपी स्पेशल की में कह सकते हैं तैयारी करनी हो या यूपी स्पेशल का जो पोर्शन उनका वीक हो तो वो हमारी कह सकते हैं इस जो यूपी स्पेशल की ई बुक है उसको परचेज़ कर सकते हैं साथियों। ये हमारे सब ज्ञान आरबीएल ऐप पे मिल जाएगा आपको। और सामान्य हिंदी में जैसे कोई भी साथी हमारा चाहे नेट की तैयारी हो, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, लेखपाल, है ना, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सब की तैयारी कर रहा हो तो जिसमें हिंदी आती हो तो उसके लिए कह सकते हैं ये जो है ये ई बुक दी गई है साथियों, इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। और कह सकते हैं कि यदि किसी साथी को स्ट्रैटेजी के का पोर्शन तैयार करना है तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊं स्ट्रैटेजी के में ये भी बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार किया गया है। और कोई भी एग्जाम वनडे एग्जाम हो अधिक से अधिक क्वेश्चन इसी से मिलते हैं साथियों। स्ट्रैटेजी जीके का ही पोर्शन रहता है। इसके लिए आप एसएससी की तैयारी भी कर रहे हो तो उसके लिए आप इसको ले सकते हैं। तो कह सकते हैं इसके लिए हमारी टीम के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क ये देखो प्लेलिस्ट भी बनाई गई यूट्यूब पे, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये सब दिया गया है। तो वहाँ पे जाके हमारी प्लेलिस्ट में आप इनको देख सकते हैं। सिलेबस भी है साथियों। तो इसी के साथ मैं आपको क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो कह सकते हैं साथियों आप इस क्लास को किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, चाहे यूपी पुलिस में एसआई, रेडियो ऑपरेटर, है ना, कांस्टेबल, या कह सकते हैं जो भी अभी कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई है, या जेल पुलिस है, या कह सकते हैं एएसआई का है। तो इन सब के लिए या आप यूपी पीसीएस, आरओ या आरओ जिसकी तैयारी कर रहे हों उन सब के लिए कह सकते हैं इसको ले सकते हैं। या जिसमें हिंदी आती है और हिंदी का ये पोर्शन जिसमें आता है उसके लिए आप इसको ले सकते हैं, ऐसे समझेंगे। ठीक है साथियों, तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ इसी के साथ। आज का हमारा टॉपिक जैसे हमने आपको बताया ही था कवि और रचनाएं, इसका ये साथियों पहला पार्ट है। इसके बाद आपको मैं एक और दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। तो इसमें हम जो 20 महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं छायावाद की कवि। तो जो छायावादी कवि हैं तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कह सकते हैं कि छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं तो इन 4 लोगों को कहा जाता है, जो जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं और महादेवी वर्मा जी को। तो छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तथा अब हम बात करें जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो साथियों जो जयशंकर प्रसाद हैं इनका जन्म 1889 में कह सकते हैं हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। तो याद रखेंगे। जबकि इनके माता पिता तो पिता जो हैं पिता देवी प्रसाद थे, माता मुन्नी देवी थी, है ना। इनके गुरु मोहिनीलाल थे। ठीक है, जब ज़्यादा डीपली आएगा तब, नहीं तो इसकी भी कर सकते हैं आप। हाँ, इनका उपनाम जो है वो झारखंडी या कलाधर था। ये तो अच्छा है। तो जयशंकर प्रसाद के उपनाम क्या थे? झारखंडी और कलाधर। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये साहित्य का टॉपिक है साथियों, याद रखना है। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि जयशंकर प्रसाद की किस कविता को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया है? तो कामायनी को दिया गया है। इनकी अन्य काव्य रचनाएं हैं उर्वशी है, वन मिलन है, प्रेम राज्य है ना, और अयोध्या का उद्गार है,
जैसे सेकोच्छ्वास, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महारणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये ज़्यादा देखो, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता, उसका नाम है सावन पंचक। तो पहली कविता क्या है इनकी, तो सावन पंचक है। ये 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। तो इनकी पहली कविता कौन सी थी, सावन पंचक थी। ये कब, तो 1906 में। किस पत्रिका में, किस उपनाम से प्रकाशित हुई थी, तो सावन पंचक नाम है इसका, और 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर के उपनाम से प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की प्रथम कैसे पुस्तकाकार रचना कौन सी है, तो उर्वशी है। प्रथम पुस्तकाकार रचना कौन सी, उर्वशी है। यह चंपू काव्य है। यह कैसा काव्य है, चंपू काव्य का उदाहरण है। अब नेक्स्ट ये है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता कौन सी है, तो पहली छायावादी कविता है प्रथम प्रभात। तो प्रथम प्रभात जो है ये 1918 में प्रकाशित, कब हुई थी, 1918 में, जो झरना में संकलित है। किसमें, झरना। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। तो खड़ी बोली का इनका प्रथम जो काव्य संग्रह है वो कौन सा है, कानन कुसुम है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। तो इनके द्वारा रचित जो झरना है इसको छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का ब्रह प्रधान स्मृति काव्य। तो जो आंसू है इसमें कितने छंद हैं, 133 छंद हैं। ठीक है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। तो कह सकते हैं हिंदी का मेघदूत किसे कहते हैं, तो आंसू को कहते हैं। किसकी है, कितने छंद हैं, तो जयशंकर प्रसाद के है और 133 छंद हैं इसमें। नेक्स्ट है कामायनी। तो कामायनी जो है इसमें 15 सर्ग हैं। कितने, 15। इनके नाम भी हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसका मुख्य पात्र क्या है, इसका मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा, इड़ा, कुमार, है ना, ये इसके मुख्य पात्र हैं। जबकि मुख्य छंद तो टाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो इसको कह सकते हैं छायावाद का उपनिषद किसने कहा, तो आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। नेक्स्ट है कि जयशंकर को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। इनको किसका सभी कवि मानते हैं, प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो साथियों ये जो हैं ये 1899 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, महिसादल मेदिनीपुर में हुआ था। ठीक है। अब मैं बात करूं कि इनके पिता राम साहे त्रिपाठी थे। क्या नाम था, राम साहे त्रिपाठी। और इनका जो उपनाम है निराला है, महाप्राण है, श्रीमान कह सकते हैं, गरगज सिंह है, साहित्य शार्दूल है। ठीक है, ये सब इनके उपनाम हैं। अब नेक्स्ट ये है कि इनकी मृत्यु 1961 में प्रयागराज में हुई थी। इनकी पत्नी मनोहरा देवी थी। ये तो इनका जीवन परिचय ये हुआ। तो इनके पुत्री सरोज, प्रथम संग्रह जो इनका है यहाँ से, तो प्रथम जो संग्रह इनका वो अनामिका है, 1923 में प्रकाशित हुआ था। कब, तो अनामिका किसका प्रथम संग्रह है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अंतिम संग्रह कौन सा है, तो सांध कांकली। तो सांध कांकली इनका अंतिम संग्रह है 1969 का। अब यह कि प्रथम कविता कौन सी है इनकी, तो जूही की कली कविता किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है जूही की कली। नेक्स्ट है निराला को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है, मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्तक छंद को रबर या केंचुआ छंद भी कहते हैं। तो कह सकते हैं कि मुक्तक छंद का प्रवर्तक कौन है, निराला जी हैं। ठीक है, हिंदी में। नेक्स्ट निराला ने कवित्व को हिंदी का जाति छंद कहा है। किसको, कवित्व को हिंदी का जाति छंद कहा है, किसने, निराला जी ने। और निराला जी को छायावाद का शिलाखा पुरुष भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आए छायावाद का शिलाखा पुरुष किसे कहते हैं, तो निराला जी को कहा जाता है। निराला कृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं। तो इनकी एक कृत रचना है सरोज स्मृति, इसको हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। किसे, सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। नेक्स्ट है निराला कृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। तो इनकी एक रचना है तुलसीदास। तो कितने छंदों में, 101 छंदों में है रचित एक खंड काव्य है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। किसके, ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि कौन है, निराला जी हैं। निराला के अनामिका, परिमल में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं तो याद रखना है कौन कौन सी, जैसे अनामिका में सरोज स्मृति है ना, और सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेसी है ना, और कह सकते हैं राम की शक्ति पूजा, रेखा है ना, तोड़ती पत्थर, सच है, ये सब अनामिका में इनकी कह सकते हैं रचनाएं संकलित हैं। जबकि परिमल में कौन कौन सी, अधिभास, जूही की कली,
बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, ये इसमें आ जाएंगे परिमल में। नेक्स्ट है सुमित्रानंदन पंत जी की हम बात करेंगे, है ना। तो कह सकते हैं कौसानी अल्मोड़ा में 1900 में इनका जन्म हुआ था, कौसानी अल्मोड़ा में। और इनका बचपन का जो नाम था वो गुसाई दत्त था। क्या नाम था? गुसाई दत्त। इनका उपनाम है प्रकृति का सुकुमार कवि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है ना। इन्हें स्वर सिद्ध कहते हैं, अप्सरा का लोक कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 1977 में प्रयागराज में इनका निधन हो जाता है। और इनकी जो पहली कविता है गिरजे का घंटा। क्या है? गिरजे का घंटा। नेक्स्ट है सुमित्रानंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा। कितने चरणों में बांटा है? 4 चरणों में बांटा है। जैसे छायावादी, प्रगतिवादी, है ना। तो इन 4 चरणों में इनको बांटा है। और कहते हैं अंत चेतनावादी और नवमानवतावादी, है ना। तो ये 4 चरणों में बांटा गया है इनकी, कह सकते हैं, काव्य को। छायावादी में उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, जबकि प्रगतिवादी में युगांत, युगवीणा, ग्राम्या। और अंतःचेतनावादी में कहते हैं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ। जबकि नव मानवतावादी में उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद। ये कला और बूढ़ा चांद अच्छा क्वेश्चन है। अतिमा, ठीक है, लोकायतन, चिदम्बरा। तो साथियों ये पूछी जाती हैं कि कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है ना। और अतिमा है, लोकायतन है, चिदम्बरा है। चिदम्बरा वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो कैसे ज्ञानपीठ भी मिला इनको। नेक्स्ट है कि पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है, वह अंतिम गुंजन है। तो पहली छायावादी रचना कौन सी? उच्छ्वास और अंतिम गुंजन है। पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। ये क्वेश्चन अच्छा है कि कह सकते हैं कि लोकायतन जो महाकाव्य है ये किसके जीवन पर लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा। पंत को लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया। किससे? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। अगला है पंत की चिदम्बरा को हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ लगा दो स्टार, बहुत आने के चांसेस साथियों, नोट कर लेना। तो पंत की चिदम्बरा को हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968, ये डेट भी, ये सन भी याद रखना, सन पूछ लिया जाता है। तो कैसे हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ किसे मिला था? सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है चिदम्बरा को, और 1968 में मिला था। पंत की कला और बूढ़ा चांद काव्य के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये साहित्य अकादमी वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो नोट कर लेना इसको भी कि 1960 में कला और बूढ़ा चांद को कह सकते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट है कि पंतकृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है ना। तो पल्लव क्या कहते हैं? छायावाद का घोषणा पत्र। अगला पॉइंट है कि पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। किसका? संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत जी मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। किससे? अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। अब हम बात करेंगे महादेवी वर्मा जी की। तो इनसे तो पिछली बार आया हुआ भी था। तो महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 फर्रुखाबाद, याद रखना। कहाँ से? फर्रुखाबाद से हैं। और इनके पिता गोविंद प्रसाद थे। मृत्यु 1987 में प्रयागराज में हुई थी, है ना। और आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक युग की मीरा कहते हैं इनको। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा जी को। इनकी रचनाएं हैं जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा, है ना, सप्तपर्णा, ये सब इनकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा कृत यामा के लिए ज्ञान, तो ये इनका बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ से नोट करना है, यामा की कृति के लिए, है ना। तो यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनको। अब याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा को रश्मि और नीरजा के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यामा को ज्ञानपीठ और रश्मि और नीरजा को मंगला प्रसाद पुरस्कार, जबकि महादेवी वर्मा को 1982 में प्रथम भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब? 1982 में भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था। महादेवी वर्मा के सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। तो याद रखना है कि महादेवी वर्मा की कौन सी रचना में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद है? तो सप्तपर्णा में है। याद रखेंगे, फर्रुखाबाद से महादेवी वर्मा। अगला है कि हम बात करें विद्यापति। तो विद्यापति की पदावली है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैथिली में। तो कह सकते हैं, तो मैथिल कोकिल भी बोलते हैं विद्यापति को। तो विद्यापति जो हैं 1350 से 1450 पूरे 100 साल तक, है ना।
तो इन्हें गुरु इनके गुरु थे पंडित हरि मिश्र। कौन थे इनके गुरु? पंडित हरि मिश्र। निवासी जो है ये बिहार के दरभंगा जिले के कैसे बिपसी नामक गांव के निवासी थे। कहाँ के? बिपसी नामक गांव बिहार के दरभंगा से थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे, है ना, याद रखेंगे। और विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। किसके? शैव संप्रदाय के कवि थे ये। नेक्स्ट है, हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। किसका? कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक किसे कहते हैं? हिंदी में विद्यापति को, है ना। तो विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है ना। तो कह सकते हैं कि श्रृंगारी कवि किसने कहा इनको, है ना। तो श्रृंगारी कवि इनको हरप्रसाद शास्त्री ने, रामचंद्र शुक्ल ने, सुभद्रा झा ने और राम कुमार वर्मा तथा राम वृक्ष बैनीपुरी ने इनको श्रृंगारी कवि कहा है। जबकि भक्त कवि पूछा जाए तो कह सकते हैं विद्यापति को बाबू बैजनंदन सहाय और श्याम सुंदर दास, ठीक है, तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भक्त कवि कहा है। जबकि रहस्यवादी कवि किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रेसन तथा नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र ने इनको रहस्यवादी कवि कहा विद्यापति। अब नेक्स्ट है इनके उपनाम। जैसे बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। क्या कहा है बच्चन सिंह ने इनको? जाति कवि। महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक कहा है। तो पंचदेवोपासक इन्होंने कहा है, ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री ने। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारक अरिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा जाता है। याद रखना है, ठीक है। क्या कहा जाता है? नागिन की कह सकते हैं लहर कहा जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि हाँ, अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध बाग कवि कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? श्रृंगार रस के सिद्ध बाग कवि कहा है। नेक्स्ट है, मैथिली के सर्वोपरि कवि होने के कारण इन्हें मैथिल कोकिल, इंपॉर्टेंट तो ये है साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट कि मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? विद्यापति को कहते हैं। इनकी कविता है पदावली, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विद्यापति के प्रशंसकों ने इन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया, जैसे अनुभव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल। इनकी रचना जैसे है संस्कृत है ना, यह संस्कृत इनकी रचना है। अवभट्ट व मैथिली में रचनाएं करते थे, ठीक है। पदावली जो है इसमें कृष्ण तथा राधा वैसे श्रृंगार को का पद है साथियों, याद रखना है। अब बात यह है, इन्हें हिंदी में राधा कृष्ण विषयक श्रृंगारी काव्य के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। यह मैथिली भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है कौन? पदावली, इसलिए इनको मैथिल कोकिल कहते हैं। संस्कृत में जैसे इन्होंने शैव सर्वस्व सार, तो शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार और लिखनावली तथा गया पत्तलक लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट मैथिली में पदावली इंपॉर्टेंट है। गोरक्ष विजय नाटक है इनका। नेक्स्ट है अवहट्ट में इन्होंने कीर्तिलता व कीर्ति पताका लिखा। किसने? विद्यापति ने, है ना। गोरक्ष विजय का गद्य भाग कह सकते हैं संस्कृत में तथा पद्य भाग मैथिली में लिखा है इन्होंने, ठीक है। किसना? गोरक्ष विजय का। नेक्स्ट अब हम तुलसीदास जी के बारे में चर्चा करें, जिनकी प्रमुख 12 रचनाएं हैं। इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है। साथ ही ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो कह सकते हैं जो तुलसीदास जी हैं 1532 से 1623 ईस्वी इनका समय है साथियों। और माता पिता, तो इनके पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी थी। तो तुलसी की माता हुलसी हो जाएगी। नेक्स्ट है पत्नी रत्नावली और इनके जो दीक्षा गुरु नरहर राय थे। कौन? नरहरि राय। नेक्स्ट है शिक्षा गुरु शेष सनातन। कौन थे? शेष सनातन। इनका जन्म स्थान जो है बांदा के राजापुर गांव में हुआ था। तो बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके मित्र जैसे अब्दुल रहीम खान खाना, है ना, महाराज मान सिंह, नाभादास अष्टयाम लिखा है इन्होंने, मधुसूदन, टोडरमल की जप्ती प्रणाली, है ना। तो टोडरमल भी इनके मित्र थे साथियों। और ऐसा भी था कि अकबर ने अपने नवरत्नों में शामिल होने के लिए इन्हें निमंत्रण दिया था, जबकि इन्होंने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया था, है ना। तो कहते हैं कि तुलसीदास राष्ट्र राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। किसके? राम भक्ति शाखा के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को कह सकते हैं स्मार्त वैष्णव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मार्त वैष्णव कहते हैं। नेक्स्ट ये है कि तुलसीदास के संदर्भ में विद्वानों द्वारा कहे गए कथन कौन कौन से हैं। तो कह सकते हैं विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न अपने अपने मत दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको हिंदी काव्य की पूर्णता के युग का आरंभ
कहा, कह सकते हैं तुलसीदास द्वारा हुआ। इन्होंने कहा था कि हिंदी काव्य की प्रमुखता के युग का आरंभ किसके द्वारा हुआ? तुलसीदास द्वारा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। जबकि नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा, इनको क्या कहा? कलिकाल का वाल्मीकि। और स्मिथ ने इनको मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति बताया है। किसने? स्मिथ ने। और स्मिथ ने कह सकते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा था, है ना। जबकि कह सकते हैं इनको तुलसीदास को क्या कहा? मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। ग्रियर्सन ने कैसे बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक कहा है इनको। बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक बताया। जबकि शुक्ल ने यह भी कहा है यह एक कवि ही कह सकते हैं हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। इन्होंने ये भी कहा यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। ये भी इन्होंने शुक्ल जी ने कहा था। नेक्स्ट है रामविलास शर्मा ने ये कहा था, इनको जाति कवि बोला है। किनको? कह सकते हैं तुलसीदास जी को। रामविलास शर्मा ने क्या कहा? जाति कवि। अमृतलाल नागर, इन्होंने मानस का हंस कहा है इनको। क्या कहा? मानस का हंस, है ना, याद रखेंगे। और अब अगला पॉइंट ये है कि लाला भगवान दीन व बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह, शुक्ल ने अनप्रास बादशाह, और डॉक्टर उदय भान सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा। अन्य इंपॉर्टेंट ज़्यादा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है कि रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया था। उनकी पत्नी थी, है ना। तो लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, है ना, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, अस्ति चरण में देह मम तामे जैसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होती ना तो भवीत। तो कह सकते हैं कि जब ये कहा जाता है कि पत्नी ससुराल चली जाती है, अपने मायके चली गई थी, तो तब ये क्या है कि नदी बीच में पड़ती है, शाम हो जाती है, तो मुर्दे बैठ कर जाते हैं साथियों। तो फिर उसके बाद में फिर इनकी पत्नी ने ये कहावत कही थी साथियों, वहीं से इनका जीवन बदल जाता है। तो नेक्स्ट है गोस्वामी तुलसीकृत 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना जाता है। तो कह सकते हैं कि इनके 12 ग्रंथ जैसे ये दिए गए हैं साथियों, इम्पोर्टेंट हैं। जैसे मैं बताऊं कि वैराग्य संदीपनी तो कैसा है? मुक्तक है ना। और कह सकते काव्य का रूप में कैसे आएगा? मुक्तक। और भाषा कैसी है इसकी? ब्रज भाषा। तो वैराग्य संदीपनी जो है मुक्तक में आएगा, और ब्रज भाषा है, दोहा और सोरठा इसमें छंद हैं। क्या है? दोहा और सोरठा इसके छंद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हम बात है रामाज्ञा प्रश्नावली। तो जो रामाज्ञा प्रश्नावली है ये भी मुक्तक है ना। और कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है, अवधी भाषा है इसकी। तो रामाज्ञा प्रश्नावली अवधी भाषा में है, और इसका छंद दोहा है। अब मैं बात करूँ रामलला नेहचू प्रबंध है, ठेठ अवधी भाषा है, और सोहर हो जाएगा इसका छंद। कैसा? सोहर। नेक्स्ट है जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सब इनकी रचनाएं हैं, प्रबंध अवधि। ठीक है, याद रखना, ज़्यादा डिटेल से नहीं, इनको सिर्फ समझ लो, है ना। जानकी मंगल, रामचरितमानस, है ना, ये जरूरी रामचरितमानस, है ना। प्रबंध है, अवधि है, दोहा चौपाई, है ना। पार्वती मंगल हुआ। और कह सकते हैं कि श्री कृष्ण गीतावली देखो, श्री कृष्ण गीतावली, है ना, और गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, है ना, और कह सकते हैं बरबे रामायण, कवितावली, ये सब क्या हैं? ये इनकी रचनाएं हैं। तो कौन कौन सी एक बार देख लेंगे। देखो, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नेहचू, है ना, और कह सकते हैं कि जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, है ना, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और कौन कौन सी? श्री कृष्ण गीतावली, है ना, और विनय पत्रिका, दोहावली, बरबे रामायण, कवितावली, ये 12 रचनाएं हैं इनकी। नेक्स्ट है रामचरितमानस की रचना सन 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी दिन कौन सा था? मंगलवार था, है ना। तो कह सकते हैं कि 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे। कितने? 2 साल 7 महीने 26 दिन लगे थे। रामाज्ञा प्रश्नावली एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो रामाज्ञा प्रश्नावली क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। क्या माना है? लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी है कि जो तुलसीदास हैं ये किसके समकालीन थे? तो अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन थे साथियों, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है रामचरितमानस के कितने खंड हैं? तो 7 खंड। ये कई बार UPSSC ने पूछा क्वेश्चन कि रामचरितमानस के कितने खंड हैं? तो 7 खंड हैं। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, है ना। तो कह सकते हैं कि बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, है ना, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, याद रखना है ना। तो देखो यहाँ पे दिया है कि सबसे बड़ा कौन सा बालकांड हो, सबसे बड़ा बालकांड,
सबसे छोटा किष्किंधा कांड है साथियों। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 7 खंड, उसमें सबसे बड़ा बालकांड, सबसे छोटा किष्किंधा कांड। ये भी SSSC ने पूछा है साथियों कई बार। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। क्या मानते हैं? रामचरितमानस का हृदय स्थल। किसे मानते हैं? अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल। जबकि रामचरितमानस को तुलसीदास ने सर्वप्रथम रसखान को सुनाया था। किसे सुनाया था? रसखान को। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा कह सकते हैं रामचरण दास ने लिखी। किसने लिखी? रामचरण दास ने। रामचरितमानस की प्रथम टीका। नेक्स्ट है, अब हम बात करें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो साथियों जो हरिऔध जी हैं, है ना, इनका समय है 1865 से 1947 तक, है ना। तो इनको डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। किसे? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कह सकते हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। हरिऔध ने 3 प्रबंध काव्य लिखे जो निम्नलिखित हैं, जैसे कि कौन कौन से? तो प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, ये इनके हैं। तो प्रिय प्रवास 1914 का है, पारिजात 1937, वैदेही वनवास 1941 का है। इनके सर्ग भी दिए गए हैं, 17 सर्ग प्रिय प्रवास में। कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है इसमें। किसमें? प्रिय प्रवास में, याद रखेंगे। जबकि पारिजात में आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन किया इन्होंने। 15 सर्ग हैं इसमें पारिजात में। पारिजात का वृक्ष भी होता साथी, समुद्र मंथन से निकला था। नेक्स्ट है कि वैदेही वनवास 18 सर्ग हैं। इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है ना, याद रखना है। अगला पॉइंट है कि प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहते हैं? तो प्रिय प्रवास को कहते हैं। हिंदी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, है ना। नेक्स्ट है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। क्या था? ब्रजांगना विलाप। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के बड़ तत्वों पर आधारित है। नेक्स्ट है खड़ी बोली के प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह हरिऔध जी थे। तो खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। नेक्स्ट है इनके प्रमुख और काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? जैसे कृष्ण शतक है, रसिक रहस्य है, प्रेम प्रपंच, चौखे चौपदे, चुभते चौबते, है ना, पदम प्रसून, बोल चाल, रस कलश, फूल, है ना, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, हरिऔध सत्सई, ये सब इनकी रचनाएं हैं साथियों। नेक्स्ट है हम बात करें मैथिली शरण गुप्त। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। तो मैथिली शरण गुप्त जी जो है ये चिरगांव झांसी संबंधित है। इनका भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा जाता है, कहाँ से? चिरगांव झांसी। ये भी पुलिस में आ चुका है साथियों। तो कह सकते हैं 1886 से 1964 तक इनका समय। कब से कब तक? 1886 से 1964 तक का समय है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इनका उपनाम है राष्ट्रकवि कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? राष्ट्रकवि। मैथिली शरण गुप्त को इन्हें दद्दा, रसिकेंद्र इनके नाम से भी जानते हैं। तो 1886 में चिरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ था। किनका? मैथिली शरण गुप्त जो हैं चिरगांव झांसी से संबंधित हैं। कहाँ से? चिरगांव झांसी, याद रखना। 1886 से, है ना, और 1964 तक। तो कह सकते हैं इनके पिता रामशरण दास थे। इनके पिता का नाम क्या था? रामशरण दास। नेक्स्ट है इनके गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी जो पहली कविता है वो हेमंत है, वो 1905 में प्रकाशित हुई थी। हेमंत किसकी पहली कविता है? मैथिली शरण गुप्त की, 1905 में। और काव्य ग्रंथ जैसे रंग में भंग, है ना, जयद्रथ वध। तो जयद्रथ वध किसका है? ये मैथिली शरण गुप्त का है। किसान, है ना, बिकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत। साकेत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। तो साकेत कई बार आता है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती इंपॉर्टेंट है। झंकार, यशोधरा, यशोधरा भी इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना। तो मैथिली शरण गुप्त की है ना। द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, है ना, वैतांत्रिक, पंचवटी, है ना। तो साकेत, भारत भारती और यशोधरा ये वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। जयद्रथ वध। नेक्स्ट है अनुदित काव्य कौन कौन? प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, है ना, तो वृषसंहार, ये सब इनके अनुदित काव्य हैं। नेक्स्ट है हम बात करें हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। तो ये भी याद रखना है कि हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ क्या है? तो साकेत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को कह सकते हैं सामंजस्यवादी कवि कहा है। तो इन्होंने क्या कहा? सामंजस्यवादी कवि कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। किसे? इन्हें, मैथिली शरण गुप्त जी को। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत रचना को जनवादी काव्य कहा है। क्या कहा है? जनवादी काव्य कहा है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुबिक कविमात्र कहा है। क्या कहा है? स्वयं को कौटुबिक कविमात्र।
गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। तो द्विवेदी का कह सकते काल का हरिगीत का छंद का बादशाह कहा गया है इन्हें। नेक्स्ट है, मैथिली गुप्त को भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी। इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा साथियों कि इन्हें राष्ट्रकवि किसने कहा था, क्यों कहा था, तो महात्मा गांधी ने इन्हें भारत भारती लिखने पर कह सकते हैं राष्ट्रकवि की संज्ञा दी थी। गुप्त जी ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का क्या किया था इन्होंने, तो बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद, किस नाम से, मधुप उपनाम से अनुवाद किया था। गुप्त जी ने कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य ग्रंथ लिखा है। काव्य किसकी, तो कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी थी, उस पर जैनी नामक काव्य लिखा है। अमीर खुसरो की हम बात करें, हिंदी खड़ी बोली के जनक है साथियों, तो जो अमीर खुसरो हैं इन्हें 1253 से 1325 तक इनका समय है ना, तो 1253 से 1325 तक इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, अबुल हसन। कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो अमीर खुसरो हैं, ठीक है, ये कहाँ से संबंधित हैं, इनका जन्म हुआ कहाँ था, इनके गुरु का नाम क्या है। तो इनके जो गुरु हैं वो निजामुद्दीन औलिया थे, है ना। कौन थे, निजामुद्दीन औलिया, है ना। और जबकि इनके उपनाम क्या क्या हैं, तुर्क ए अल्लाह, तो अलाउद्दीन खिलजी, तुर्क ए अल्लाह, है ना। तोतिए हिंद, तो तोतिए हिंद कहते हैं इनको। और अलाउद्दीन खिलजी ने तुर्क ए अल्लाह कहा था इनको, अमीर खुसरो को, है ना। तूतिए हिंद, तूती ए हिंदी स्वयं को कहता था, ये तूती ए हिंदी स्वयं को कहता था, इसे तोता ये हिंदी बोलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का तोता भी बोला जाता है ना। और कह सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना, हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि कवि इन्हें कहा गया है। अब कह सकते हैं, हाँ, इनके बारे में एक और पॉइंट है अमीर खुसरो के बारे में कि एटा के पटियाली में हुआ था साथी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, एटा के पटियाली में हुआ था। कहाँ पर, पटियाली, याद रखना है। लेकिन जो पटियाली है अब कासगंज डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है, कासगंज में, तो ये भी याद रखें, तो वर्तमान की कासगंज याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मैं बात करूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं इन्हें हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है, याद रखेंगे। जबकि खड़ी बोली का प्रथम कवि शिव सिंह सैगर ने इनको कहा है। तो आचार्य राम शुक्ल ने क्या कहा है इनको, अमीर खुसरो को, तो रामचंद्र शुक्ल ने अमीर खुसरो को हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि कवि कहा। जबकि शिव सिंह सैगर ने खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा है। तथा राम कुमार वर्मा ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि माना है। तो अवधि का प्रथम कवि है, कह सकते हैं किसने माना है, राम कुमार वर्मा ने, किसे, अमीर खुसरो को। नेक्स्ट, हिंदुस्तान का तोता भी कहते हैं। और कह सकते हैं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। किसने, ईश्वरी प्रसाद ने, ठीक है। खड़ी बोली का जनक भी कहा है जाता है इनको। अब विशेषताएं क्या क्या हैं, इन्होंने दिल्ली सिंहासन पर 11 सुल्तानों का उत्थान पतन देखा। कितने सुल्तानों का, 11 सुल्तानों का। हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सबसे पहले हिंदी भाषा के हिंदवी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो ने ही किया था। नेक्स्ट है, फारसी और हिंदी के मिश्र छंदों में कविता करने वाले प्रथम कवि हैं ये। किसमें, फारसी और हिंदी के मिश्र छंदों में कविता करने वाले पहले कवि कौन हैं, अमीर खुसरो। आदिकाल में मनोरंजक साहित्य लिखने वाले एकमात्र कवि कौन हैं, तो अमीर खुसरो हो जाएंगे। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्ययंत्र का जनक माना जाता है ना। तो सितार, गायन शैली, कव्वाली, तराना, इन सब का जनक कहते हैं, है ना। और इनकी रचनाएं, जैसे विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। कितनी बताई है, 100। जैसे खलिक वारी, तो खालिक वारी जो है यह शब्दकोश है, क्या है, शब्दकोश। इसमें हिंदी, तुर्की, फारसी, अरबी, तो खालिक वारी एक शब्दकोश है जिसमें हिंदी, तुर्की, फारसी और अरबी के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है। तो इन सब के पर्यायवाची शब्द इसमें शामिल हैं, जैसे इनमें याद रखना। अब मैं बात करूं पहेलियाँ, मुगरिया, दो सुखने, गज़ल, है ना, नजरान ए हिंद, ये सब। अब अगला है जैसे नुरू सिपहर, तो नुह सिपहर जो है इसमें भारतीय बोलियों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया नुह सिपहर में। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है, इनका ये है कि इनका जन्म 1850 में काशी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, काशी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1885 में हुई थी, ठीक है। कब 1885 में, ठीक है, 35 साल की उम्र में। इनके पिता गोपाल चंद्र थे और इनके गुरु शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। क्या नाम था, शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है, याद रखना है। इनके जो काव्य ग्रंथ हैं जैसे भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका,
है ना, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, होली, सतसई श्रृंगार, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, है ना, दान लीला, उर्दू का स्यापा, बंदर सभा, बकरी बिलाप, ठीक है, और विजय वल्लभी, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता, जाति संगीत, नए जमाने की मुकरी, श्री रामलीला। ये इनकी कविताएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। इनके मौलिक नाटक कौन कौन से, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, पैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, है ना, सत्य हरिश्चंद्र, है ना, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा मैथिली गुप्त का है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नील देवी, अंधेर नगरी, चौपट राजा, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है साथियों, सती प्रताप, है ना। अब अनुदित नाट क्या है, जैसे विद्या सुंदर है, कर्पूर मंजरी है, भारत जननी है ना, मुद्रा राक्षस, है ना, इनका है, दुर्लभ बंधु, वैसे मुद्रा राक्षस उनका भी है साथियों, विशाख दत्त का भी, धनंजय विजय भी है इनका, अनुदित नाटक है साथियों ये, है ना। यात्रा वृत्तांत में जैसे सरयू पार की यात्रा, है ना, लखनऊ की यात्रा। अगला पॉइंट है कि हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है, तो हिंदी का जो प्रथम यात्रा वृत्तांत है उसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है, तो सरयू पार की यात्रा, ये हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है 1871। भारतेंदु कृत विजयिनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। तो विजयिनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर लिखी गई थी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है, किसमें लिखी है, खड़ी बोली, फूलों का गुच्छा। नेक्स्ट है, भारतेंदु ने पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं, जो जैसे बंदर सभा है तो पैरोडी में है, शैली में है, कैसी पैरोडी शैली में। उर्दू का जो स्यापा है ये स्यापा है, और समधिन मधुमास तो गाली है, प्रातः समीरन प्यार है, और वर्षा विनोद लावनी है, ठीक है, क्या है, लावनी। ठीक है, तो साथियों इसी के साथ हम यहीं क्लास को स्टॉप करते हैं साथियों, और हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नई बेहतरीन क्लास में, इसका भी जो सेकंड पार्ट है उसको भी जल्द ही लेके आएंगे साथियों हम आपके सामने।